मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम अपने सेकंड वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख इंडिया ड्रेनेज की चर्चा करते हैं, जिसमें हम भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके विशेष रूप में जानेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या चाहे माध्यमिक की कक्षाएं हैं, उन सभी में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक, जैसा कि आपने देखा है, एक विशाल मैप का निर्माण किया गया, एक बड़े मैप का निर्माण किया गया है। इस मैप के माध्यम से कुछ नदियों को दर्शाया गया है। ठीक, अब इनमें हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे किसकी? सिंधु नदी तंत्र की। तो भारत का जो रिवर सिस्टम है ये वास्तव में 3 प्रकार के रिवर सिस्टम में काम करता है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक, तो भारत का जो रिवर सिस्टम है उसमें सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, तो वैसे तो हम गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। ठीक, जिसमें से उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, अगर इसका और हम विशेषीकृत रूप देखें तो उत्तर भारत की नदियों का प्रवाह तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह तंत्र, इस रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर भारत की नदियों के प्रवाह तंत्र के रूप में हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत के प्रवाह तंत्र की नदियों के रूप में इसकी चर्चा की, उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसके प्रवाह तंत्र के रूप में इसकी चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र, वास्तव में जो सिंधु नदी है वो संसार की एक बड़ी नदियों में से गिनी जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में केवल यह 709 किलोमीटर तक ही बहती है। इसका प्रवाह भारत में केवल 709 किलोमीटर तक ही है। यह मुख्यतः पाकिस्तान की नदी है, पाकिस्तान के अधिकांश हिस्से को कवर करती है। ठीक है, तो चलिए इसके उद्गम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंधु नदी कैलाश चोटी के पूर्व तिब्बत में बोखरचू हिमानी से निकलती है। ध्यान सुनिएगा कि सिंधु नदी कैलाश चोटी के पूर्व तिब्बत में बोखरचू हिमानी के पास से निकलती है। कहां से? बोखरचू हिमानी से निकलती है। ठीक, उसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, देखा, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए देमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। ध्यान समझिएगा, उत्तर पश्चिम, उसके बाद इसका मतलब बोखरचू हिमानी के बाद जब इसका प्रवाह शुरू होता है, वहां से निकलती है, तो वहां से फिर ये उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और देमचोक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, गिलगित में ये एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, गिलगित में एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है। जो गिलगित बाल्टिस्तान, इसमें पीओके का हिस्सा है लेकिन है तो भारत का भाग, तो वहां पर वो एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है, इससे नीचे उतरती है और वहां एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है। इतनी बातें समझ आ गई होगी। ठीक, आगे देखते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र, फिर आगे जैसे हर नदियां हैं उनकी सहायक नदियां होती हैं, वैसे सिंधु नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें हम जो खासकर इसके बाय क्षेत्र में अर्थात गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में जिसकी सहायक बनती है उसमें आता है कुर्रम, तोच, झोब। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी नदियां हैं। ये जो प्रमुख नदियां हैं कुर्रम, तोच, झोब, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और उसके बाद आगे ये सिंधु नदी अपनी इन सहायक नदियों के साथ आगे बहते हुए उत्तर में क्या करती है? वो मिठानकोट, ये वाला हिस्सा देखो, पाकिस्तान का है ये हिस्सा, ये मिठानकोट के पास ये पंच नदियों से मिलती है। पंच नदियां कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 5 नदियों से ये मिलती है। ये व्यास वाला हिस्सा है, व्यास है। ठीक है, तो इस तरह से ये मिठानकोट के समीप, मिठानकोट के थोड़ा सा उत्तर पाकिस्तान, ये मिठानकोट है वास्तव में। ये क्या है? ये है मिठानकोट। तो मिठानकोट के थोड़ा सा उत्तर में ये पंचनद से मिलती है, अर्थात इन 5 नदियों के क्षेत्र से मिलती है, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है। ठीक, अब इन 5 प्रमुख नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं झेलम नदी। सिंधु नदी की ठीक बात क्या है? झेलम नदी है। तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो शेषनाग झील के पास है। झेलम नदी का उद्गम क्या है? वो शेषनाग झील है। याद रखिएगा, झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? वो शेषनाग झील है। ठीक है, वहां से ये निकलती है। चेनाब नदी बड़ा लाचाला दर्रे के पास से निकलती है। ये जो हिस्सा है, ये देखो, ये जो निकली वो यहां से निकली, यहां से ऐसे बह रही है। ठीक, ये जो निकली है क्या है? ये इसका बड़ा लाचाला दर्रा है। उसके बाद बात करते हैं फिर हम रावी नदी की। ये बंगाहल बेसिन, ये जो रावी नदी है यहां जो दिख रही है ये, ठीक है, ये बंगाहल बेसिन है। ये क्या है? बंगाहल बेसिन। तो बंगाहल बेसिन से इसका उद्गम होता है
उसके बाद ब्यास की बात करते हैं तो ये रोहतांग दर्रा, यहाँ पे क्या है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड है, रोहतांग दर्रे के निकट क्या है ब्यास कुंड है, उस ब्यास कुंड से ब्यास का उद्गम होता है। और सतलज नदी है जो कि एक पूर्ववर्ती नदी है, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो वास्तव में इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, वो तिब्बत में, उद्गम क्षेत्र कहाँ है तिब्बत में, और तिब्बत में इसका उद्गम क्षेत्र राक्षस झील के पास, राकसताल लेक्स भी कहते हैं, राक्षस झील भी कहते हैं, तो वहां से इसका उद्गम होता है। तो ये सिंध की जो 5 महान नदियां हैं, सिंध की जो इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें से सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है, कंपटीशन में बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदी है सतलज, जो भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, भारत के बड़े क्षेत्र को कवर करती है, तो उसमें से इसका जो एरिया है, मतलब ये किस प्रकार की नदी है, तो वो पूर्ववर्ती नदी है। तो कैसी नदी है सतलज, एक पूर्ववर्ती नदी है, और इसका उद्गम तिब्बत के क्षेत्र में राक्षस ताल झील के पास से होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो इतना पूरा क्लियर हो गया। फिर से एक बार सिंध नदी तंत्र को रिवाइज कर लेते हैं। सिंध नदी कैलाश चोटी के पूर्व तिब्बत में बोखरचू हिमानी से निकलती है, और उसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए डेमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। वहां पर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये गिलगित में प्रवेश करती है, और वह गिलगित में एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर संसार की बड़ी नदियों में शामिल है, ठीक, लेकिन भारत में केवल इसका प्रवाह क्षेत्र 709 किलोमीटर ही है, और सिंध नदी जल समझौते के तहत केवल इसका 20% हिस्सा ही भारत उपयोग कर सकता है, ठीक है, इससे केवल 20% हिस्से को ही भारत उपयोग करता है, ठीक। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों में हमने यहाँ शो नहीं किया मैप में, कुर्रम है, तोच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया कंजेस्ट हो जाता, तो कुर्रम है, तोच है, झोब है, ये इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं इन क्षेत्रों में, मतलब इधर मिठानकोट के पहले का जो क्षेत्र है, इधर के क्षेत्र में कुर्रम, तोच और झोब नदियाँ। लेकिन जब हम मिठानकोट के पास पहुँचते पाकिस्तान में, तो मिठानकोट के थोड़ा सा उत्तर में 5 नदियाँ इससे मिलती हैं, जिनको हम पंचनद क्षेत्र कहते हैं। इनमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है, जिसमें झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है, चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचारा दर्रे से होता है, रावी का बंगाल बेसिन से होता है, ब्यास का रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है, और सतलज का उद्गम राक्षसताल झील तिब्बत में होता है, और सतलज एक पूर्ववर्ती झील के रूप में पूर्ववर्ती नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक। इतनी बातें क्लियर। चलिए, अब चर्चा करते हैं हम किसके, सिंध पूरे गंगा नदी तंत्र के बारे में। एक बहुत विशाल इसका पूरा स्वरूप है। आपने देखा होगा एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है जिसमें कई प्रयाग दिखाए गए हैं कि किन किन नदियों के संगम पर कौन कौन से प्रयाग विकसित है। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम गंगा नदी को। तो गंगा नदी, आप जानते हैं गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से है। गंगा एक हिमालयी नदी है, ठीक है, और वैसे भी हिमालय की जितनी नदियां हैं ज़्यादातर वो उनका अपवाह पूर्ववर्ती अपवाह होता है। वो कैसा है, पूर्ववर्ती, अर्थात हिमालय के उद्गम से पूर्व। पूर्ववर्ती वही जो हिमालय के उद्गम से पूर्व उनका पूर्ववर्ती प्रवाह है। तो ये नदियां हैं, तो उसमें अब देखते हैं, बात करते हैं। लेकिन गंगा तो हिमालय के क्षेत्र से ही निकलती है, गंगा तो हिमालय के क्षेत्र से निकलती है, तो हमने गंगा का नाम नहीं लिया गंगा पूर्ववर्ती नदी है। हाँ, सतलज पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के क्षेत्र से बाहर से निकलती है, ठीक है, हिमालय के पहले से उसका उद्गम होता है, हिमालय के पहले से उसका प्रवाह होता है। तो गंगा की बात करते हैं, तो गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक। गंगा का उद्गम क्षेत्र क्या है, गंगा का उद्गम क्षेत्र है, यहाँ लिखा है उत्तर काशी गंगोत्री हिमनद, उत्तर काशी जनपद में। उत्तर काशी जनपद में क्या है, उत्तर काशी जनपद में गंगोत्री हिमनद है, याद रखिएगा। उत्तर काशी जनपद, उत्तराखंड का उत्तर काशी जनपद में गोमुख के निकट, उत्तर काशी उत्तराखंड में उत्तर काशी जनपद में गोमुख के निकट, गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख, याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख। गोमुख एक झील जैसा स्वरूप है, अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर का जल पिघलकर गोमुख में इकट्ठा होता है और वहीं से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है, ठीक। तो वहां से किसका निर्माण होता है, अब नॉर्मली हम पढ़ते हैं गंगोत्री से होता है, नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख के पास इसका उद्गम होता है। तो इस उद्गम क्षेत्र से ये प्रवाहित होते होते आगे बढ़ती है, और जब ये शुरुआत में प्रवाहित होती है तो आप यहीं से देखिए इसकी दिशा कैसी होती है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ होती है, फिर इलाहाबाद से फरक्का तक इसकी दिशा बदल जाती है, ठीक। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, इलाहाबाद से फरक्का तक इसकी दिशा पूर्व होती है, मेन स्ट्रीम। तो इलाहाबाद तक दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। इलाहाबाद में कैसे होती है, इलाहाबाद तक दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, क्योंकि इलाहाबाद से फरक्का तक पूर्व दिशा में ये बहती रहती है, ठीक है। लेकिन गंगा इसका ओरिजिनल नेम नहीं होता, जहां इसका जन्म होता है वहां इसको किस नाम से, भागीरथी के नाम से जानते हैं। ये आगे देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, देवप्रयाग में ये वाला हिस्सा, भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों के मिलने से
जिस नदी का निर्माण होता है, जिस नदी का नामकरण होता है, वो नदी है गंगा। कहाँ पे? तो गंगा देवप्रयाग में इसे गंगा के नाम से जानते हैं। इसके पहले ये भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है, भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है, ये बहती रहती है। ठीक, इलाहाबाद से फरक्का तक जब ये पूरी सम बहती है तो इसकी जो मेन स्ट्रीम है उसकी प्रवाह दिशा ईस्ट एवं साउथ ईस्ट होती है। क्या होती है? ईस्ट एवं साउथ ईस्ट होती है। ठीक है, ईस्ट एवं साउथ ईस्ट होती है, प्रवाह दिशा ईस्ट एवं साउथ ईस्ट होती है। उसके बाद फिर ये आगे एक अन्य शाखा इसकी बहती, फिर भागीरथी हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल से होते हुए सागर द्वीप में प्रवेश करती है। ठीक, याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, फिर से एक बात समझिए। गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख से। ठीक, वहां पर ये भागीरथी के नाम से जन्म लेती है। आगे प्रवाहित होते हुए ये कहाँ पहुंचती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहां पर इसे गंगा नाम मिलता है। फिर इसकी जब ये प्रवाहित गंगा के नाम से आगे जब बढ़ती है तो ये फिर इसकी दिशा क्या होती है? इलाहाबाद तक दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा होती है। ठीक, उसके बाद फिर आगे ये कहाँ पड़ती है? इलाहाबाद से फरक्का तक इसकी दिशा क्या हो जाती है? ईस्ट से साउथ ईस्ट हो जाती है, अर्थात पूर्व से दक्षिण पूर्व हो जाती है। उसके बाद इसकी जो मेन स्ट्रीम होती है वो भागीरथी हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। किसके रूप में? भागीरथी हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और वहां पर ये जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है उसके आगे रास्ते वहां से फिर वो कहाँ जाती है? सागर द्वीप के पास, बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के पास ये प्रवेश करती है। याद रखना, इसका जो मुहाना जब बनता है तो बंगाल खाड़ी में सागर द्वीप के पास बनता है। ठीक, वहां वो किस रूप में पहुंचती है? भागीरथी हुगली के रूप में, द्विशाखित। इसकी वास्तव में एक शाखा तो ये आ गई इलाहाबाद से फरक्का तक। ठीक, वहां से एक शाखा वो हुगली के रूप में, एक भागीरथी हुगली, एक गंगा के रूप में और एक भागीरथी हुगली के रूप में। तो जो भागीरथी हुगली वाली शाखा है वही प्रवेश करती कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, और फिर उसी के रास्ते होते हुए वो बांग्लादेश को टच करते हुए फिर कहाँ पहुंचती है? सागर द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में है, जिसको हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं और एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां लोग स्नान करने जाते हैं, पवित्र स्नान करने जाते हैं। ठीक, फिर बांग्लादेश में जब ये पूरी तरह प्रवाहित हो जाती है तब वहां पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है इसका? वहां पर इस पद्मा के नामकरण से ये जाना जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। इतनी बातें आप जरूर ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो एक बायां तट होता है, एक दायां तट होता है किसी भी नदी का। तो अगर हम देखें तो आपको घाघरा कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। तो हमारे हिसाब से तो अगर हम ऐसे खड़े होते हैं, अगर हम ऐसे खड़े हो जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो क्या ये दाहिना तट हो जाता है और ये बायां तट हो जाता है। लेकिन चूंकि मैप है ना, ये नॉर्दर्न हिस्सा है, ये नॉर्थ पार्ट है, तो यहां से ये हिस्सा बायां और ये हिस्सा दायां होगा। ठीक है, तो बाएं तट से निकलने वाली नदियां रामगंगा, टोंस, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, इसके आगे बागमती है। ठीक है, ये सारी नदियां, तो रामगंगा, टोंस, रामगंगा और ऊपर से, ठीक है, उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो रामगंगा, टोंस, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। फिर से सुनिएगा, रामगंगा, टोंस, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, टोंस, बागमती, ये नदियां गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, बाएं तट से इसकी सहायक बनती है। जबकि जो दाहिने तट से प्रमुख नदी बहती है, इसकी सहायक बनती है, वो है यमुना। वो कौन सी है? यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, ये सोन है। ठीक, ये सोन है, यहां पे है ये दामोदर। ठीक, तो यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, ये सारी नदियां दाहिने तट से गंगा की सहायक बनती है। याद रहेगा, फिर से देख लेते हैं। बाएं तट से रामगंगा, ठीक, उसके बाद टोंस, आगे बढ़ते हैं, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। उसके बाद दाहिने तट से देखते हैं प्रमुख नदी यमुना, पुनपुन, सोन, दामोदर, ये जो प्रमुख नदियां हैं, और रूपनारायण पश्चिम बंगाल में बहती दामोदर के आगे। ठीक है, तो ये जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये सभी नदियां गंगा की कौन सी नदी है? सहायक नदी है। कहां सहायक बनती हैं? दाहिने तट से सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। बात में आ गई। और आप जानते हैं कि उत्तर के पूरे मैदानी क्षेत्र को
गंगा और उसकी सहायक नदियों ने इतना उपजाऊ बना दिया है कि संसार के एक प्रकार से भारत की सर्वाधिक जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्याप्त जल की मात्रा पाई जाती है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है। ठीक, हम कर्क रेखा से थोड़ा सा ही उत्तर है और इसके बाद पूरे वर्ष भर नदियों द्वारा लाए गए गाद और मलबा से उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या का निवास भी पाया जाता है, जमघट भी पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं गंगा की कुल लंबाई। तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की अपनी सबसे बड़ी नदी है और विश्व की बड़ी नदियों में शुमार है। ठीक है, तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। बात में आ गई। तो इस प्रकार से इस खंड के माध्यम से, इस पार्ट के माध्यम से हमने आपको सिंध नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र में केवल गंगा और उसकी सहायक नदियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए ये खंड सारगर्भित रूप में पूरा करने का प्रयास किया है। ठीक, आप सभी लोग ध्यान से फुल वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उस चीज़ को आप दूर कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट में हम आपको अन्य नदियों जैसे यमुना है, ठीक, भारत इसकी जितनी सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे, साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे जरूर पूछें।